हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं, साइक्लोट्रॉन पढ़ चुके हैं। साइक्लोट्रॉन के बाद जो आर्टिकल है वो आज हम लोग को पढ़ना है। साइक्लोट्रॉन में आपको समझाया गया था कि किसी भी आयन या चार्ज पार्टिकल को उच्च ऊर्जा तक उसको त्वरित करते हैं या ऊर्जा प्रदान करने के जो युक्ति या डिवाइस है उसी का नाम है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन की भी अपनी एक सीमा होती है। साइक्लोट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं कर सकते। साइक्लोट्रॉन में बहुत अधिक ऊर्जा नहीं दिया जा सकता, इसलिए साइक्लोट्रॉन से एडवांस टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन आपके सिलेबस में साइक्लोट्रॉन ही पढ़ना है। तो साइक्लोट्रॉन से एक निश्चित ऊर्जा तक ही वस्तुओं को एक्सेलरेट किया जा सकता है, आवेशों को एक्सेलरेट किया जा सकता है। उससे अधिक अगर ऊर्जा चाहिए आयन या उस चार्ज पार्टिकल को, तो उसके लिए हम लोग साइक्लोट्रॉन की जगह पे अन्य डिवाइस का यूज़ करते हैं, जो आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। आज हम लोग को देखना है कि किसी धारावाही चालक को यदि चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए और उस चुंबकीय क्षेत्र में रखने के बाद धारावाही चालक में धारा प्रवाहित किया जाए, तो इस चालक पर लगने वाला बल, धारावाही चालक पर लगने वाला बल, जबकि धारावाही चालक जो है किसी अन्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित हो, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र को बनाने के लिए हम लोग ऐसे उत्तरी ध्रुव और इस तरह से दक्षिण ध्रुव कर लेते हैं समझने के लिए। 3D का फिगर है तो यहाँ 2D में एक संकेत के रूप में ही बन पाएगा। और इसमें यदि हम लोग एक चालक रख दें और इस चालक में यदि धारा प्रवाहित कर दें, तो ये चालक जो है इस चुंबकीय क्षेत्र में किसी न किसी दिशा में विक्षेपित हो जाता है। विक्षेपित हो जाता है तो क्यों विक्षेपित होता है, या विक्षेपित होने के लिए इस पर कितना बल लगता है, या इसके विक्षेप की दिशा क्या होगी, इसी सब तथ्यों के विषय में हम लोगों को अध्ययन करना है। तो किसी धारावाही चालक पर बल लगता है, उस बल की मात्रा क्या होगी उसके विषय में अभी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग समझेंगे कि इस धारावाही चालक का विक्षेप किधर होगा, बल कितना लगेगा, इसको हम लोग अभी आगे नेक्स्ट टॉपिक में कभी देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे। तो धारावाही चालक पर लगने वाली बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोगों के पास दो नियम है। पहला नियम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और दूसरा नियम है दाएं हाथ के हथेली का नियम। दाएं हाथ का हथेली का नियम यहाँ पे हथेली का नियम नंबर 2 कहलाता है। तो ये लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग के पास दो नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाहिने हाथ के हथेली का नियम नंबर 2। बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ के नियम में क्या अंतर है, तो हम लोग पहले समझेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कहा जाता है कि हम बाएं हाथ के प्रथम 3 अंगुलियों को इस प्रकार करें कि तीनों अंगुलियां जो परस्पर लंबवत हो जाएं, मतलब ये और ये तीनों जो है एक दूसरे के लंबवत हो जाएं। तीनों जब एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगे तो उस स्थिति में हम लोग इस नियम को अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें संकेत के तौर पर इसको याद रखते हैं FBI। FBI मतलब फोर्स, लगने वाले बल की दिशा अंगूठा बताता है। ये प्रथम अंगुली जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और जो मध्यमा होती है धारा की दिशा। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का स्टेटमेंट क्या होगा कि बाएं हाथ के प्रथम 3 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों अंगुलियां परस्पर लंबवत हों, और इस प्रकार लंबवत हों कि प्रथम अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा जो है चालक में बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करें। तो अंगूठा की दिशा जो होती है वह उस चालक पर लगने वाले बल की दिशा होती है, यानी अंगूठा जो है चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो इस नियम को अगर यहाँ अप्लाई किया जाए और देखा जाए कि अगर इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र और चालक ऐसे रखा हुआ है कि ये चालक विक्षेपित होगा तो कहाँ जाएगा, मतलब इस तल के ऊपर आएगा कि पीछे जाएगा। उसके लिए हम लोगों को चुंबकीय क्षेत्र भी चाहिए। प्रथम अंगुली जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लिया जाता है N से S की ओर, और धारा जो ऊपर जा रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र और धारा मिल गया हम लोगों को। अब ये स्थिति है, धारा ऊपर जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो अंगूठा की दिशा जो इस तल के पीछे को जा रहा है, अर्थात इस चालक पे जो बल लगेगा वह इस चालक को इस चुंबकीय क्षेत्र में नीचे यानी कि बोर्ड के पीछे ले जाएगा। इसके विपरीत यदि हम धारा की दिशा बदल देते हैं, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र वही रहने दें, धारा की दिशा बदल दें, तो धारा की दिशा बदलेंगे तो अब देखिए धारा की दिशा के लिए ये अंगुली है, चुंबकीय क्षेत्र वही, अब धारा नीचे जा रहा है, अब नीचे करेंगे इसको चुंबकीय क्षेत्र बल,
यानी कि इस स्थिति में अगर धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में है, इस पर जो बल लगेगा उस बल से यह चालक जो है इस चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर की ओर विक्षेपित होगा। ये जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम लोग इस चालक पर लगने वाले बल की दिशा को जान लेते हैं। पहला नियम, धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए दो नियम। पहला नियम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इसी को तभी समझा रहे हैं कि बाएं हाथ के प्रथम 3 अंगुलियों परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि प्रथम अंगुली जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा जो है धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये फ्लेमिंग के बाएं। फिर दूसरा नियम है इसमें, दाहिने हाथ के हथेली का नियम नंबर 2। दाहिने हाथ की हथेली को ऐसे फैलाना है, 4 अंगुलियां एक दिशा में, 4 अंगुली एक दिशा में और अंगूठा जो इसके लंबवत। अब अंगुलियां जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा जो चालक में बहने वाली दिशा को प्रदर्शित करता है। तो हथेली से लगने वाले बल की दिशा में लारेंज बल लगता है। तो लारेंज बल इस चालक पे किधर लगेगा, इस स्थिति में जानने के लिए हम लोग अंगूठा को धारा की दिशा में, अंगुलियों को जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में करेंगे, तो ये स्थिति प्राप्त होगा। और ये धारा की दिशा नीचे और ये चुंबकीय क्षेत्र, तो ऐसे। तो हथेली से बल इधर की ओर लगेगा, अर्थात इस चालक पे लगने वाला बल ऊपर की ओर होगा। और इसी स्थिति में अगर धारा की दिशा हम बदलते हैं फिर, तो इस नियम से अगर हम दिशा जानना चाहेंगे तो हम लोग उंगली को ऐसे फैला के इसको ऐसे सोचेंगे और ये अंगुलियाँ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये धारा की दिशा को दिखा रहा है, तो अब चालक में बल लगेगा, इस बल के लंबवत पीछे की ओर लगेगा। तो ये जो 2 नियम है, अलग अलग स्थितियों में आप इस नियम से सभी जगहों पर नहीं जान सकते लारेंज बल की दिशा को, या इस नियम से भी नहीं जान सकते, इसलिए दोनों नियम को ध्यान में रखना होता है। कभी कभी बोर्ड परीक्षा में सीधे नियम भी पूछ दिया जाता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किस तथ्य को प्रदर्शित करता है, या बाएं हाथ का नियम लिखिए या इस नियम को लिखिए, इस नियम को समझाइए। इन नियमों को चित्र सहित जो है आप कापी में लिख लेंगे दोनों को। लारेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम, लारेंज बल की दिशा ज्ञात करने के 2 नियम। पहला नियम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पूरा स्पष्ट समझाएगा आपको, लिख के उसका फिगर बना दीजिएगा। फिर दूसरा नियम है दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। तो अब तक जो बात हुआ ये हुआ कि अगर कोई धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है तो उस धारावाही चालक पर लारेंज बल लगता है। लारेंज बल लगता है तो लारेंज बल की दिशा क्या होती है, तो लारेंज बल की दिशा को हम लोग इस 2 नियमों की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि धारावाही चालक पर बल कितना लगता है, क्यों लगता है और कैसे लगता है। तो अगला टॉपिक हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र में स्थित करंट कैरिंग धारावाही चालक, करंट कैरिंग कंडक्टर, धारावाही चालक पर लगने वाले बल की व्याख्या। तो इसके पहले हम लोग पढ़े थे लारेंज बल। तो लारेंज बल के कंसेप्ट में मूल चीज़ जो था ये था कि जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में चलता है तो उस आवेश के बल, ये लारेंज का कंसेप्ट है। अब आवेश पर बल लगता है, लारेंज ने बताया था, तो चालक पे बल कैसे लगता है, तो उसके लिए हम लोग आज समझ लेंगे उस बात को कि चालक पे बल तो लगता है आवेश पे, लेकिन चालक पे कैसे बल आरोपित हो जाता है। मान लीजिए हम लोगों का चालक है और इसमें मान लीजिए ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है जब एक निश्चित दिशा में अनुगमन वेग से चलते हैं तो चालक में धारा का बहाना माना जाता है। तो अब मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन जो इस दिशा में चल रहा है तो इस चालक में बहने वाली धारा जो इस इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत मानी जाएगी, अर्थात धारा की दिशा जो है इधर माना जाएगा। तो वास्तव में बल जो लगता है वो इन इलेक्ट्रॉनों पर ही लगता है। इलेक्ट्रॉनों पे बल लगता है क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन उस चालक के भीतर स्थित है, इसलिए चालक पर बल जो है प्रदर्शित होता है, दिखाई देता है, महसूस होता है। तो मूल रूप से बल जो है इलेक्ट्रॉनों पर ही लगते हैं। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल ही चालक पर लगने वाले बल के रूप में प्रदर्शित होता है।
तो लॉरेंज का कंसेप्ट यहाँ पे है कि अब ये कुल बल कितना होगा उसके लिए हम लोग बात करें, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे, तो हम लोगों को यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले बल की गणना कर लेंगे अगर, तो इसमें बहने वाली धारा के कारण लगने वाले बल का मान भी प्राप्त कर लेंगे। तो किसी एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का मान कितना होता है, तो लॉरेंज बल का मान, अगर ये चालक जो है इस चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित हो और ये चालक जो है इस चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पे स्थित हो, और इस चालक में इलेक्ट्रॉन तो बहुत होंगे लेकिन किसी एक इलेक्ट्रॉन पर अगर बात किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन भी इसी थीटा कोण पे इस चुंबकीय क्षेत्र में चलेगा, और इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग अगर v हो, तो यहाँ पे इस एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कितना होगा, तो सूत्र मूल सूत्र होता है लॉरेंज बल का, जो मूल सूत्र है F इक्वल टू QBV साइन थीटा। तो एक इलेक्ट्रॉन पर बल कितना हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल की मात्रा कितनी होगी, लॉरेंज बल F बराबर कितना होगा, तो ये होगा Q की जगह पे E हो जाएगा, B चुंबकीय क्षेत्र तो वही रह जाएगा, वेग जो अनुगमन वेग हो जाएगा, और साइन थीटा जो अपनी जगह पे। ये जो एक इलेक्ट्रॉन पे बल है। अब यदि हम लोग इसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर ले तो काम बन जाएगा। और इस चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, जो कि क्योंकि बल उन्हीं पर लगेगा जो आवेश जो चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र के बाहर जो आवेश है उस पर कोई बल नहीं लगता है, क्योंकि लॉरेंज का मूल कंसेप्ट यही है कि चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेश गतिशील होता है तो उस पर बल लगता है। तो मान लें कि इस चालक का यल लंबाई जो है चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, यल लंबाई जो है इस चालक का चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, इस चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जो है कैपिटल ए है, और इस चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो स्मॉल एन है। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जो इस चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होंगे, तो कितना इस चालक का कितना आयतन है जो इस चुंबकीय क्षेत्र में होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चालक का आयतन कितना होगा, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चालक का आयतन कितना होगा, तो आयतन हो जाएगा A इंटू यल, जहाँ A जो है इस चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है और यल जो है इस चालक की ये लंबाई है जो इस चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। तो क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई जो है बेलन का आयतन होता है उसके आधार पे A इंटू यल। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, चुंबकीय क्षेत्र या चालक में स्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन माना गया है, तो इतने आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन, n इंटू ए इंटू यल, ये हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और एक इलेक्ट्रॉन पे बल कितना लग रहा है, इतना लग रहा है, इसलिए उस चुंबकीय क्षेत्र में स्थित इतने इलेक्ट्रॉन है, तो कुल बल की मात्रा में तो इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या का इसमें गुणा करना होगा, इसलिए जो गुणा करने पर जो बल मिलेगा वो चालक पे बल होगा, इसलिए चालक पर बल कितना होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन पर बल अब वो इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक इलेक्ट्रॉन पे बल कितना, एक इलेक्ट्रॉन पे बल है E/B/V/D साइन थीटा, इलेक्ट्रॉन संख्या कितना है n a इंटू यल, इसमें से राशि की इकट्ठा कीजिए n E/A/V/D, और बच जाएगा B बचेगा, यल बचेगा और साइन थीटा। इस राशि को ध्यान से देखिए, अनुगमन वेग में धारा का मान इतना बताया गया आपको, यानी ये VD, तो ये हो जाएगा I/B/L साइन थीटा, यानी कि कुल चालक पर, यल लंबाई के चालक पर कितना बल लगेगा, तो यल लंबाई के चालक पर लगने वाले लॉरेंज बल की मात्रा हो जाएगी I/B/L साइन थीटा। और ये आया कहाँ से, तो ये आया यहाँ से, और ये कहाँ से आया, तो यहाँ पे आपको हमको पता है पहले से कि जहाँ पे I का मान जो होता है क्या होता है NE/A, अनुगमन वेग में इस बात को बताया गया, ये पहले से लिखा। तो इस मान को यहाँ पे हम I से रिप्लेस कर देंगे, तो I/B/L साइन थीटा। तो I जो है उस चालक में बहने वाली धारा है, B चुंबकीय क्षेत्र, यल जो चालक की उस भाग की लंबाई है जो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, यल जो है चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में बना कोण है। इस प्रकार जो है ये कुल जो है उस चालक पर लगने वाले लॉरेंज बल की मात्रा मिल जाती है। और निश्चित यहाँ से लॉरेंज बल की जो कुल मात्रा होती है
वह लंबाई पे निर्भर करती है। अधिक बल के लिए अधिक लंबा तार चाहिए, क्योंकि धारा की मात्रा और चुंबकीय क्षेत्र की सीमा से नहीं बढ़ा सकते, इसलिए अधिक बल की आवश्यकता होती है मोटर वगैरह में। तो उसमें तार की लंबाई को बढ़ाते हैं, और तार की लंबाई को बढ़ाते हैं मतलब तार के एक ही फेरा ना लपेट के तार के बहुत सारे फेरे लपेट कर हम लोग अधिक बल जो है प्राप्त कर लेते हैं। तो ये फार्मूला मिला हम लोगों को। अब यदि चालक को चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रख दिया जाए, यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत स्थित हो, क्या हो जाएगा? तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 अंश। जब ये लंबवत जाएगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र और ये इसकी दिशा सीधे लंबवत होगी, तो ये 90 अंश होगा। तो यहाँ sin 90 का मान 1 होता है, तो यहाँ से हो जाएगा आई बी। यहाँ से आप एक b का मात्रक निकाल सकते हैं, b इक्वल टू आई बाई एल, एफ बाई आई बाई बी इक्वल टू एफ बाई आई एल, यानी b का मात्रक क्या होगा? यहाँ से मात्रक और क्या कहते हैं बीमा आप चुंबकीय क्षेत्र का निकाल सकते हैं। b का मात्रक क्या होगा? तो यह बल का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर, ये हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर। ये जो है चुंबकीय क्षेत्र का एक मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र के और भी मात्रक होते हैं, टेस्ला होता है, गॉस होता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र का ये मात्रक भी होता है न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर। इसको हम लोग मूल मात्रक में भी परिवर्तित कर सकते हैं। न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर को हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं टेस्ला, टी से दिखाते हैं। तो यहाँ से अब एक टेस्ला को डिफाइन करने के लिए कहा जाए, एक टेस्ला कितना? तो यहाँ बराबर 1 न्यूटन, आई बराबर 1 एम्पीयर और एल बराबर 1 न्यूटन। ये कंडीशन लिया जाए तो बी बराबर मिल जाएगा हम लोगों को 1 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर, या यही हो जाएगा 1 टेस्ला। टेस्ला को हम लोग कैपिटल टी से दिखाते हैं, 1 टेस्ला। तो 1 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र कब होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र की वह मात्रा 1 टेस्ला कहलाएगी। वह चुंबकीय क्षेत्र 1 टेस्ला होगा जिस चुंबकीय क्षेत्र में 1 मीटर लंबाई के चालक को रखकर उसमें 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित कराने पर उसमें लगने वाले बल की मात्रा कितना हो जाए? 1 न्यूटन हो जाए। फिजिक्स में जो भी डिफिनीशंस हैं उसको याद करने के लिए आपको बहुत मेहनत नहीं करना है, आप फार्मूला याद करो, परिभाषा अपने आप याद रखो। ये परिभाषा इस फार्मूले पे ही डिपेंड होता है। 90% डिफिनीशंस जो है इस फार्मूले पे ही बेस्ड होते हैं। फार्मूले के आधार पे उसकी डिफिनीशन जो है निकाल लिए जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए 1 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र कितने को कहेंगे, 1 टेस्ला को डिफाइन करिए, तो सीधे एफ बराबर आई बी एल, तो बी इक्वल टू एफ बाई एल, एफ बाई आई एल। तो यहाँ से एफ इक्वल टू 1 न्यूटन, आई इक्वल टू 1 एम्पीयर, एल बराबर 1 मीटर। देन यहाँ से डिफाइन कैसे करेंगे? तो 1 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें 1 मीटर लंबाई का चालक रखकर, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत भी लिया गया है। तो 1 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र वह चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित 1 मीटर लंबाई के चालक में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित कराने पर चालक पर लगने वाले बल की मात्रा अगर 1 न्यूटन हो जाती है तो उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है 1 टेस्ला मानी जाती है, 1 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर माना जाता है। यहाँ से 1 टेस्ला का परिभाषा। अन्य मात्रक भी होते हैं। अब यहाँ पे ये न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर और टेस्ला तो एक ही है, यानी कि 1 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर और 1 टेस्ला, ये दोनों आपस में बराबर है। लेकिन एक छोटा मात्रक भी होता है चुंबकीय क्षेत्र का। 1 टेस्ला का मान जो है ये 10⁴ गॉस प्रमेय जो पढ़े हैं लोग, गॉस वही GAUSS वाला गॉस, तो ये गॉस 10⁴ है। ये गॉस जो है चुंबकीय क्षेत्र का सबसे छोटा मात्रा है। तो यहाँ के हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो है सब चीज़ों को समझ लिए कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में स्टेब्लिश किया जाए तो उस पर बल लगता है। लगने वाले बल की दिशा क्या होती है? तो लगने वाले बल की दिशा याद करने के 2 नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाहिने हाथ का हेली का नियम।
फिर आपको बताया गया कि करंट कैरिंग कंडक्टर पे बल कितना लगता है, तो बल की मात्रा आपको बताया गया F इक्वल टू IBL साइन थीटा। बल का मान कब अधिकतम होगा, कब न्यूनतम होगा, कब शून्य होगा, सब यहाँ पे आपको स्पष्ट दिख रहा है कि बल का मान जो है वेरी करेगा थीटा पर। थीटा इज 0 देन F इक्वल टू 0, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर यदि उस धारावाही चालक को रख दिया जाए उस पर कोई बल नहीं लगेगा, और 90 अंश के कोण पे अगर लंबवत रख दिया जाए तो उसको लगने वाले बल की मात्रा जो होती है वो अधिकतम होती है। इसके क्या कहते हैं, बीमा निकाल लेंगे आप, न्यूटन की बीमा और नीचे एम्पियर और मीटर की बीमा रख देंगे, बीमा भी आपको मिल जाए। इसके बाद से एम्पियर की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ एम्पियर, एम्पियर या एक एम्पियर की परिभाषा। 9th में आपको बताया गया होगा मूल राशि और मूल मात्रक। मूल राशि और मूल मात्रक में आपको 7 मूल राशियाँ और 7 उसके मूल मात्रक बताया गया है। तो 7 मूल राशियाँ और 7 मूल मात्रक में आपको अलग अलग लिखवाया गया था। 1 किलोग्राम की परिभाषा कार्बन 12 के आधार पर, फिर 1 मीटर की परिभाषा, फिर 1 सेकेंड की परिभाषा, ऐसे ही करके 7 राशियों में एकांक यूनिट डिफिनीशन जो है बताए गए होंगे। तो कुछ परिभाषा वहाँ पे समझ में आता है और कुछ परिभाषा जो वहाँ पे समझ में नहीं आता है। तो एक एम्पियर की परिभाषा जो आपको कतई समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि वहाँ पे जो बातें बताई जाती हैं वो सब आपके समझ के परे होती हैं, क्योंकि उसके संबंध में कुछ भी आपको पता नहीं होता है। यहाँ अब आपको एक एम्पियर की परिभाषा समझ में आएगा। इसके लिए आप लोग 2 प्रकार का चालक लीजिए। एक चालक लीजिए इस तरह का जिसमें धारा की दिशा जो है समान हो, धारा की दिशा समान हो। हम पहले समानांतर ही बनाते हैं, फिर उसको आवश्यकता अनुसार उसको किया जाएगा। अब यहाँ पे हम बैटरी यहाँ लगा रहे हैं, बैटरी यहाँ लगा दे रहे हैं, तो निश्चित धारा ऐसे आएगी, धारा ऐसे आएगी, तो धारा ऐसे जाएगा, धारा ऐसे जाएगा, ये धारा ऐसे जाएगा। और दूसरे प्रकार का चालक जो है ऐसा लिया जाए जिसमें धारा जो है एक दूसरे के विपरीत हो। और एक दूसरे के विपरीत धारा के लिए हम लोग इसको ऐसे लेंगे, बैटरी यहीं लगा देंगे। जब बैटरी यहीं लगाएंगे तो धारा जो है ऐसे होगी, धारा इसमें ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ये दोनों चित्रों में धारा की अलग अलग स्थितियाँ ली गई हैं। अब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि किस चित्र में क्या स्थिति है, किसमें इन तारों के बीच में आकर्षण बल लगेगा, किसमें प्रतिकर्षण बल लगेगा, उसके विषय में हम लोगों को समझना है। तो इस चालक में धारा प्रवाहित हो रही है। मान लीजिए धारा जो है इसमें I1 है, इसमें धारा जो है I2 है, ये I1 है और ये I2। अगर धाराएं अलग अलग हैं तो क्या होगा, तो इस चालक में धारा I1 बह रहा है, तो इसके निकट बिंदु r दूरी पर, ये दोनों r दूरी पर स्थित है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला जाएगा। इसके कारण उत्पन्न धारा I1 धारा का उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अगर V1 हो तो इस लंबाई के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा μ0/2π इंटू I1/r, या r जो दोनों चालकों के बीच की दूरी है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र इस चालक के चारों उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए भी 2 नियम बताए गए थे, उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए। चुंबकीय क्षेत्र जो है मैक्सवेल के दक्षावर्ती पेज के नियम से ज्ञात करें तो इससे r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र यहाँ के इस तल के लंबवत अंदर की ओर होगा। अब उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे है और इसमें चालक जो ऐसे रखा हुआ है, यानी कि ये दोनों जो परस्पर लंबवत हैं, तो इस चालक पे बल कितना लगेगा, लॉरेंज बल कितना लगेगा, उस लॉरेंज बल को हम लोग निकालें तो यह बराबर, तो उसमें बहने वाली धारा I2, फिर चुंबकीय क्षेत्र V1 और फिर इस चालक की लंबाई को L माने तो L और साइन 90 इसलिए कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर और चालक जो है लंबवत है, तो ये 90। अब यहाँ से V1 का मान यहाँ से उठा के रखते हैं तो हो जाएगा I2 इंटू μ0/2π इंटू I1 μ0/2π इंटू I1/r, ये V1 का मान हुआ, और L साइन थीटा। L साइन थीटा मतलब साइन 90, और साइन 90 का मान होता है 1, तो यहाँ 1 लिखे छोड़ दें। तो अब हो गया ये μ0/2π इंटू I1 I2/r
इंटू यल। ये हो गया उस चालक पर। इस दोनों में, इसमें दोनों चालकों में अलग अलग धाराएं यदि बह रही हैं तो इन दोनों चालकों के बीच कितना बल लगेगा। अभी हम लोग इस पर बात नहीं कर रहे हैं कि जो बल लगेगा वो आकर्षण का होगा कि प्रतिकर्षण का, इस पर बात नहीं हो रहा है। लेकिन बल लगेगा, बल की मात्रा कितनी होगी, तो बल की मात्रा इतनी होगी कि चालक की पूरी लंबाई पर लगने वाला बल है। यहाँ से अगर हम लोग कर लें एफ बाई एल, ये हो जाएगा म्यू 0/2 पाई इंटू I1 I2 बाई आर। यानी कि चालक के एकांक लंबाई पे कितना बल लगेगा, इतना बल लगेगा। अब ये बल आकर्षण का होगा कि प्रतिकर्षण का, तो यहाँ पे अपनी हम लोग सबसे पहले समझे हैं लारेंज बल की दिशा ज्ञात करने के नियम। तो उसमें आपको दो नियम बताए गए हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाहिने हाथ के हथेली का नियम। किसी भी नियम से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें धारा इसे बह रही है, इसमें भी धारा ऊपर को जा रही है, तो दाहिने हाथ के हथेली के नियम से चुंबकीय क्षेत्र स्थल के लंबवत अंदर की ओर है, धारा ऊपर जा रही है, तो बल किधर लगेगा, इस पर अंदर की ओर लगेगा। एकदम सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है, धारा ऊपर जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ बाहर की ओर है, तो यहाँ पे जो बल लगेगा वो अंदर की ओर होगा। यानी कि यहाँ जो कुल बल लगेगा उस बल के कारण जो है ये तार जो है एक दूसरे के समीप आने का प्रयास करेंगे। यानी कि इसमें आकर्षण बल होगा। कब, जब धारा की दिशा जो है समदिश होगा, समान। इसी प्रकार जब धारा की दिशा विपरीत होगा तो यहाँ पे जो बल लगेगा वह इसके विपरीत सोचेंगे तो यहाँ पे प्रतिकर्षण बल लगेगा। यानी कि तार जो है यहाँ से एक दूसरे के दूर जाने का प्रयत्न करेगा, फैलने का प्रयत्न करेगा। कब, जब धाराएं जो एक दूसरे के विपरीत होंगी तब। तो दिशा भी हो गया, मान भी हो गया। तो दिशा और मान के आधार पर हम लोग 1 एम्पीयर की परिभाषा किस प्रकार देते हैं उसको समझा जाए। तो जो ये फार्मूला मिला हुआ है इसमें एफ बाई एल का मान 1 कब होगा, उसके लिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे यदि I1 और I2 दोनों बराबर मान लिया जाए, I के बराबर हो, तब हो जाएगा हम लोग एफ बाई एल इक्वल टू म्यू 0/2 पाई इंटू I स्क्वायर हो जाएगा बाई आर। अब I बराबर 1 एम्पीयर और R बराबर 1 मीटर। I बराबर, या इसको ऐसे कर सकते हैं, I का मान तो 1 एम्पीयर परिभाषित करना है, तो इसको ऐसे कर लीजिए, इसका मान 1 एम्पीयर परिभाषित करना है। तो एफ बाई एल इक्वल टू 1 न्यूटन प्रति मीटर और R बराबर 1 मीटर। एफ बाई एल इक्वल टू 1 न्यूटन प्रति मीटर लेंगे तो ये राशि बच जाएगी। इसका मान कितना होगा, तो म्यू 0/4 पाई का मान होता है 10⁻⁻7। तो म्यू 0/2 पाई का मान हो जाएगा 2 × 10⁻⁻7। यानी एफ बाई एल के जगह पे इतना ना लिया जाए, इतना लिया जाए 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति मीटर और R बराबर 1। तो इस राशि को यहाँ रखेंगे, इसका मान भी इतना होगा, R का मान 1 लिया जाएगा, तब जो है I का मान हो जाएगा 1 एम्पीयर। यानी चालक में बहने वाली धारा की मात्रा 1 एम्पीयर कब होगी, जब ये कंडीशन अप्लाई होगा। ये कंडीशन अप्लाई होगा मतलब क्या, कि दो समानांतर तारों के बीच की दूरी 1 मीटर है। दो समानांतर तारों के बीच की दूरी, जो डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स है, ये 1 मीटर है। और ये चालक जो है वायु में स्थित हो या निर्वात में स्थित हो। तो अनंत लंबाई के दो चालकों के बीच की दूरी जो है 1 मीटर है। और इसमें धारा एक ही दिशा में बह रहा हो या विपरीत दिशा में बह रहा हो, इससे मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें भी बल की मात्रा इतनी होगी या इसमें भी बल की मात्रा इतनी है। हाँ, एक अंतर होगा कि अगर धारा समदिश है तो आकर्षण का होगा, विपरीत है तो प्रतिकर्षण का होगा। तो उसको हम लोग आगे इंक्लूड कर लेंगे। धारा से कोई मतलब नहीं है, धारा की दिशा से कोई मतलब नहीं है। और इसमें धारा इतनी मात्रा में प्रवाहित कराया जाए कि इन चालकों के बीच लगने वाला जो बल हो कितना हो जाए, इतना हो जाए, एकांक मीटर की लंबाई पे इतना बल लगे, तो बहने वाली धारा की मात्रा जो होती है 1 एम्पीयर होती है। अब इसको स्पष्ट समझिए। निर्वात या वायु में स्थित दो चालक जिनकी लंबाई अनंत हो, परस्पर 1 मीटर की दूरी में स्थित हों और इन चालकों में बहने वाली धारा की मात्रा
इतनी हो कि इन चालकों पर लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की मात्रा जो है 2/10⁻7 न्यूटन प्रति मीटर हो, तो चालक में बहने वाली धारा की मात्रा जो है 1 एम्पियर होती है। मूल मात्रकों में सबसे बड़ा और कठिन परिभाषा हो जाता है इसका। अगर आप समझेंगे नहीं तो फिर याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए फिर इसको एक बार समझिए कि वायु या निर्वात में स्थित दो समानांतर अनंत लंबाई के चालकों के बीच की दूरी 1 मीटर है और दोनों चालकों में प्रवाहित धारा की मात्रा इतनी हो कि उन चालकों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान 2/10⁻7 न्यूटन प्रति मीटर हो, तो चालक में बहने वाली धारा की मात्रा जो होती है वो 1 एम्पियर की होती है। तो यहाँ पे आके 1 एम्पियर की परिभाषा क्लियर हो गया। 1 एम्पियर परिभाषा के बाद कुछ इसका दैनिक जीवन में उपयोग तो बहुत है। एक बहुत सरल और सिंपल प्रयोग आप कर सकते हो। इस तरह का सिचुएशन लो, ये बहुत हल्का स्प्रिंग और उसमें जो है एक बैटरी से जुड़ा हुआ एक स्टैंड ले लीजिए और इस स्टैंड के साथ जो है एक स्प्रिंग लीजिए और इस स्प्रिंग का निचला सिरा जो है एक पारे से भरा बर्तन लीजिए, कोई पारा इसमें भरा हो, यहाँ एक छोटे द्रव्यमान का कोई पक्ष लटका दीजिए और ये बर्तन जो है धातु का बना हो और इसको ला के जोड़ दीजिए यहाँ से और इसको ले जाके जोड़ दीजिए यहाँ से। धारा की दिशा ये होगी और इसमें तार में धारा बहेगा। तो जो प्रत्येक कुंडली बनी हुई है, कुंडली जो बनी हुई है, इस कुंडली में धारा की दिशा जो है ऐसे चलेगा। तो इसमें आप देखोगे कुंडली में धारा की दिशा जो है एक दूसरे के समानांतर होगा, तो इसमें आकर्षण बल लगेगा। जो ही इसमें धारा बहेगी तो ये जो आप एक छोटा धातु का टुकड़ा इस प्रकार से रखें कि केवल इसके संपर्क में रहे और थोड़ा भी बल लगे तो ये ऊपर उठ जाए, तो ये जब धारा इसमें बहेगा तो ये कुंडली जो सिकुड़ने का प्रयत्न करेगी। जब इस सिकुड़ने का प्रयत्न करेगी तो यहाँ जो संपर्क बना हुआ है इस पारा से, ये संपर्क टूट जाएगा। संपर्क टूट जाएगा, धारा बंद हो जाएगी। धारा बंद होगी तो फिर अपने भार की तरह नीचे आएगा। नीचे आएगा तो फिर ये पारे से संपर्क में आ जाएगा, धारा फिर बहने लगेगी, फिर ये ऊपर चला जाएगा। तो बहुत सीधा सरल और छोटा प्रयोग है जिसको कोई भी कर सकता है। तो इसमें आप देख सकते हो कि बहुत तेज़ वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा, बार बार जो है ये गोलक जो है नीचे ऊपर आएगा जाएगा। तो ये जो है इसी थियरी जो अभी हम लोग पढ़े हैं कि धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए, उसमें धारा प्रवाहित किया जाए, उस पर लॉरेंज बल लगता है, उसके विषय में है। तो लॉरेंज बल से संबंधित चीज़ें यहाँ पे आके पूरी हो जाती हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। नोट्स ठीक से बनाइएगा, इसे दोहराते रहिएगा। ओके।